दोस्तों रिसर्चर्स ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर और रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर के अंदर एनर्जी से मैटर क्रिएट कर लिया है। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर्ड को उनने m इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर्ड प्रूव कर दिया है। लेकिन ये एनर्जी आई कहां से? एनर्जी के लिए हमें फोटोन चाहिए। फोटोन क्या एक दूसरे से टकरा सकते हैं? नहीं। तो जब फोटोन एक दूसरे से टकरा नहीं सकते तो इन रिसर्चर्स ने दो फोटोन को टकराकर पार्टिकल कैसे बना दिए? दोस्तों फोटोन जो हैं वो बोसोन की कैटेगरी में आते हैं। ये बोसोन क्या होते हैं? बोसोन वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एक खास बात ऐसी है कि वो सब एक जैसे हो सकते हैं। मतलब एक प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का जो ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स पे एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ एक जगह पर एक जैसे नहीं हो सकते। उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेकिन फोटॉन्स के ऊपर ये कंडीशन नहीं लगती। बोसोन वर्ड सत्येंद्र नाथ जी बोस की रिस्पेक्ट में दिया गया जब उनने एक चिट्ठी लिखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया कि ऐसा पॉसिबल है जहां पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स बन सकते हैं, एक ऐसी स्टेट आ सकती है मैटर की जिस स्टेट में सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे हो जाएं। हम उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से ही रिलेटेड है हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर यूज होने वाला कूपर पेयर, जो कि क्वांटम प्रोसेसर के अंदर क्यूबिट्स बनाने के काम आता है, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स में। अब दोस्तों सारी बात जो मैं कर रहा हूं इसका जो मेन मुद्दा है वो यह है कि क्या हम लाइट को टकरा सकते हैं? क्योंकि रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि उनने लाइट को टकराया और मैटर बना दिया। लेकिन अगर आम जिंदगी में देखें तो मेरे पास अगर दो लाइट सोर्स हैं और मैं उनको टकराने की कोशिश करूंगा तो कुछ भी टक्कर नहीं होगी। अगर मैं दो बल्ब लेके खड़ा हो जाऊंगा तो रोशनी दुगनी हो जाएगी। वहां पर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर उछलते हुए नहीं दिखेंगे, मुझे वहां पे कोई चिंगारियां भड़कती भी नहीं दिखेगी, मेरे हाथ में कोई मैटर आके नहीं गिर जाएगा कि भाई फोटोन टकराए और मैटर आ गया। क्यों? क्योंकि दो फोटोन एक दूसरे में टकरा ही नहीं सकते। अगर मैं क्लासिकली बात करूं, क्लासिकली मतलब क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं और मैं देखूं फोटोन या लाइट को वेव के जैसे, तो जब दो वेव एक दूसरे के पास आएंगी तो उनका इंटरफेरेंस होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब इंटरफेरेंस होगा तो मुझे वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, यहां पर पार्टिकल्स कैसे जनरेट होंगे। लेकिन दोस्तों चीजें बदल जाती है जब हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच पे जाते हैं। यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उठाते हैं, उसको रिलेटिविस्टिक अप्रोच पे ले जाते हैं और फेनमैन साहब की क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये कहती है कि हां आप फोटोन को टकरा सकते हैं, लेकिन कैसे? तो हुआ ये दोस्तों कि मैंने लिए दो प्रोटॉन्स और उन प्रोटॉन्स को मैंने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की एटलस फैसिलिटी में हाई एनर्जी पे घुमाना चालू किया और हम पहुंच गए वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। जब हम वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट पहुंच जाते हैं तो वहां पर आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो जो मेरा प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब भागता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी अगर प्रोटॉन को मैं देखूं तो वो प्रोटॉन गेंद की जगह एक चपटा पापड़ के जैसा दिखता है। अब इसके चलते रिलेटिविस्टिक स्पीड पे हो, आप लाइट की स्पीड के बहुत पास में भाग रहे हो, प्रोटॉन की बात हो रही है दोस्तों, फोटोन नहीं आया अभी, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो चपटा हो गया है। इतना चपटा हो गया है कि उसकी स्ट्रेंथ 7.5 या 10,000 गुना बढ़ जाती है। यानी अब मेरे पास वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी गामा रेडिएशन की रेंज में है, गामा बर्स्ट्स इन द डीप कॉस्मोस। तो वो जो गामा रेडिएशन की रेंज में आ गए हैं फोटोन, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन इधर से आएगा, एक प्रोटॉन इधर से आएगा और उनको ये जोर से टकराएंगे नहीं, बगल से निकालेंगे। अब भला ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे प्रोटॉन से प्रोटॉन नहीं टकराना है, मैं
क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर रिलेटिविस्टिक स्पीड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका रिप्रेजेंटेटिव होता है फोटोन, उनका इंटरेक्शन करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन आमने सामने आएंगे, उनको एकदम बगल से निकालेंगे। लेकिन इतना कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन मैंने खूब सारे प्रोटॉन भगाए तो कोई ना कोई तो करेगा, और मैंने डिटेक्टर्स लगा रखे हैं। तो जब डिटेक्टर्स लगा के मैं देखता हूं तो जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बगल से जस्ट ब्रश अप होता है, यानी यूं बस बगल से निकलता है, तो उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, उसके अंदर के फोटोन इंटरेक्ट करते हैं और आपको दिखते हैं फोटॉन्स उछलते हुए। लेकिन मैंने तो भी बोला कि फोटोन तो बोसोन है, और बोसोन जो है वो एक दूसरे से टकराते नहीं, वो कभी भी एक दूसरे के अंदर टक्कर नहीं मारते। तो फिर यहां पर फोटॉन्स उछलते हुए कैसे दिखे? तो अब हम वापस आ जाते हैं और बात करते हैं रिचर्ड फेनमैन साहब की। तो रिचर्ड फेनमैन साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर सफिशिएंट एनर्जी का रेडिएशन है तो वो पेयर जनरेशन करेगा। पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, नहीं, वो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे एनर्जी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि m = E/c²। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी अगर हमें कोई मैसिव पार्टिकल जनरेट करना है। तो अब मैं बात करता हूं एक ऐसे फोटोन की जिसके पास एनर्जी काफी है, गामा रेंज में है, और अब उसने जनरेट करा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फेनमैन डायग्राम की अप्रोच को फॉलो करते हुए इधर से फोटोन जो है वो फॉर अ मोमेंट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेशन, इधर से जो फोटोन है वो फिर से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेशन, और वो जो पेयर जनरेशन होता है वो एक दूसरे से टकराता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिट्रॉन से टकराता है एक फोटोन निकलता है, जब ये एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है एक फोटोन निकलता है। यानी मेरे जब दो प्रोटॉन एकदम बगल से निकल रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो फोटोन है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, और वो जो इंटरैक्शन है उसके अंदर वी आर वेरी लकी कि वहां पर पेयर जनरेशन हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर बन रहे हैं और वो फेनमैन डायग्राम को फॉलो करते हुए इंटरैक्ट करते हैं। और जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो हमें उछलते हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दिखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टकरा गए वापस तो वो मुझे फोटोन देंगे, यानी जो फोटोन टकराए थे और जो फोटोन उछलते हुए दिख रहे हैं वो सेम नहीं है। अब बात करते हैं कि ये तो प्रोटॉन हुआ, क्या हम इसको कोई बड़े लेवल पे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लेड ले लीजिए, प्लम्बम, आप गोल्ड ले लीजिए, ओरम, और इनके कटायन बनाइए, इनमें से इलेक्ट्रॉन थोड़े निकाल दो, तो इनके जो कटायंस होंगे आप उनको भगाएंगे, उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जब वो पॉजिटिव चार्ज लेकर भागेंगे तो प्लम्बम हो या गोल्ड हो उन पे भी लगेगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे, और जब उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा स्क्वीज। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज जो है वो करंट के जैसा है, करंट के जैसा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जो स्पाइरल मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और मुझे मिलेगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फोटोन। अब यहां पर दोस्तों एक और अचंभे की बात हुई। हमारी जो फिजिक्स है उसका स्टैंडर्ड मॉडल ये कहता है कि भाई कुछ बेसिक फोर्सेस हैं जो इस नेचर को गवर्न करते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी वो फोर्स जो फोटोन कंट्रोल करता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो रेडियो एक्टिविटी को गवर्न करता है, ये दोनों अलग हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई एटलस के अंदर सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कि जब हाई एनर्जी प्रोटॉन्स बगल से निकले, उनके जो फोटॉन्स टकराए, तो हमें ना तो नए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिले, हमें ना नए फोटोन मिले, लेकिन हमें मिले डब्ल्यू बोसॉन्स। और जो डब्ल्यू बोसॉन्स हैं ये उस वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो ये सब फोर्सेस अलग अलग नहीं थे। तब टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जो एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो रही थी, न्यूक्लियस को बांधने वाले फोर्सेस थे, न्यूक्लियस को तोड़ने वाले फोर्सेस थे, और शुरुआत के वो जो 100 सेकंड थे उसके अंदर ये जो सारी घटनाएं घटित हुई उसने जो शेप लिया वो आज हमारा यूनिवर्स है। सो दोस्तों, इस पर्टिकुलर रिसर्च ने यह तो प्रूव कर दिया कि E=mc² जो है वो बहुत ही पावरफुल एक रिलेशन है, बट वो रिलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इन्वेंट नहीं किया था और उन्होंने कभी इसको प्रूव भी नहीं किया था मैथमेटिकली। उन्होंने कहा था ये तो मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपने आप आ जाता है। इसमें एक और चीज प्रूव हो गई,
जो 1930 के आसपास प्रपोज हुई थी, जहां पर यह बोला गया था कि हम फोटॉन्स को टकराकर मैटर बना सकते हैं। लेकिन ये आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन रिसेंट इस रिसर्च ने, हाई एनर्जी रिसर्च ने यह भी प्रूव कर दिया कि बिल्कुल हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। तुमको डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप लिंक भी मिलेगा इस चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करने का। तो दैट विल हेल्प अस इन डूइंग बेटर वर्क। वो हमें सपोर्ट करेगा और हमारे को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। साथ ही मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबके लिंक भी दिए हुए हैं। जरूर से वहां पे भी मेरे से कनेक्ट कर लो। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।